प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से राजनीति का जिस प्रकार से महत्व है, हम राजव्यवस्था डेली पढ़ते हैं तो राजव्यवस्था का बहुत ज़्यादा महत्व है, सभी चीज़ों का महत्व है। वहीं कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे यह भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी समझते चलें। तो पर विद्यार्थी यहाँ परेशान रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुरू कहाँ से करें, क्योंकि देश बहुत सारे हैं, तो संबंध किस प्रकार से कहाँ से लेना है, किसका महत्वपूर्ण है या किसका नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रायोरिटी यह बन जाती है कि हम करंट को लेकर चल लें, तो वर्तमान में जो ज़्यादा महत्व का चल रहा हो उसका ही रिलेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। तो उसी प्रकार आज की इस क्लास में हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ेंगे, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं भारत चाइना संबंधों को, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि भारत और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है, लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और एक जो शीत युद्ध की स्थिति थी वह शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि अगर युद्ध ना हो, छोटी मोटी मुठभेड़ होती हुई आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, बट फिर भी जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आज की क्लास में हम इसी को समझने वाले हैं, तो बिना देरी की अपनी क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग, मैं कुणाल आप सभी का हमारी लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो इस विषय को अच्छे समझने के लिए, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो फिलहाल हम वर्तमान से शुरू कर लेते हैं। वैसे इतिहास तो इनका बहुत ज़्यादा पुराना है, तो लेकिन हम वर्तमान को शुरू कर लेते हैं। तो वर्तमान की स्थिति क्या है, जब हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय मई के दौरान हमारे को लगातार खबरें आ रही थी गलवान घाटी से। गलवान घाटी कहाँ है, थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। गलवान घाटी कुछ इस वाले एरिया में पड़ती है, इधर हमारे देश का लद्दाख है, और यह पूरा का पूरा जो एरिया है यह एरिया चाइना से लगा हुआ है। यहाँ बीच में नेपाल है, बाकी सारा ये एरिया जो है वो चाइना के तहत आता है। तो भारत और चाइना है तो पड़ोसी, लेकिन ये पड़ोसी हमेशा दो तरह के होते हैं, एक अच्छे पड़ोसी होते हैं और एक बुरे पड़ोसी होते हैं। तो यहाँ पर स्थिति जो है फिलहाल बुरे पड़ोसी वाली बनी हुई है, क्योंकि विवाद हो जाते हैं तो संबंध अच्छे नहीं रहते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले गलवान की स्थिति थी, गलवान में लगातार विरोध हो रहे थे, चीनी सैनिक कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय जो वार्ताएं हुई और जो संबंध बने उन सभी चीजों से ये मामला तो निपटा लिया गया। लेकिन अब आजकल एक नया मामला चल रहा है और यह मामला है पूरा का पूरा पैगोंग का। पैगोंग कहाँ है, पैगोंग इधर है, ये एरिया जो है यहाँ पे पैगोंग पड़ता है। और पैगोंग के यहाँ पड़ने के बाद अब क्या हो रहा है, आजकल जो चीनी सैनिक जो है वह पैगोंग पर अपना कब्जा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह विवाद 7 तारीख से बहुत ज्यादा तीखा हो गया, 7 सितंबर से। जब 7 सितंबर के बाद यह खबर आई कि बॉर्डर पर गोली चली है। दरअसल पिछली बार यह 1975 में था, जब भारत और चाइना के बीच में गोलियां चली थी। तो 7 तारीख से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सुर्खियों में यह बात है कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो चाइना और भारत के बीच की लाइन है, वहां पे गोलियां चली हैं। अब गोली चलने की स्थिति में भी यहाँ विवाद बना हुआ है। दरअसल जो चाइनीज है वह यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोली जो है वो भारतीयों ने चलाई है और उसकी वजह से ही विवाद बढ़ गया है। लेकिन भारतीयों की तरफ से यह कहना है कि जो गोली है वो हमने नहीं चलाई, गोली चाइना की तरफ से चली है। जो चाइना का न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स और जो CCTV है यानी कि चाइना सेंट्रल टेलीविजन, इन दोनों के भी यही दावे थे कि कहीं ना कहीं जो गोली है वह भारत के द्वारा चलाई गई है। वहीं एक चीज सुनने में ये भी आई है कि जो पश्चिमी थिएटर कमांड वहां संभाल रही थी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो होती है पाकिस्तान की आर्मी की एक टुकड़ी थी, तो इनकी तरफ से भी यही बताया गया कि जो गोली है भारत के लोगों ने चलाई। लेकिन अंततः क्लियरिफिकेशन इस प्रकार से आया कि जो गोली थी वो चाइना वालों ने चलाई, उन्होंने हवा में फायरिंग करी थी। उसके बाद से मामला उग्र होता चला गया और संबंध अब अच्छे नहीं हो पा रहे। वहीं इन संबंधों को मधुर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, वह उन्होंने SCO बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया और समाधान करने की कोशिश की है। वहां पर हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वह उपस्थित थे। वहीं उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की और इसको निपटाने की कोशिश करी, पर यह नहीं निपट पा रहा है। अब स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई है। एक चीज देखने वाली यहाँ पर यह भी आती है कि जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने सरकार चलानी शुरू करी, तब से लेकर अब तक लगभग 18 बार वार्ताएं हो चुकी हैं और 18 बार भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है और मामला उग्र से उग्र होता चला आ रहा है। आज की एक बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट खबर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज की जो लेटेस्ट बात है वो यह है कि कल रात को चाइना ने बॉर्डर पर यानी कि LAC पर अंधेरे में बमों का प्रशिक्षण करा है, मिसाइलों का प्रशिक्षण करा है, साथ ही साथ वहां पर सेना अभ्यास भी उसने करा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अंधेरे में रात के समय युद्ध करने का पूरा प्रयास कर रहा है। वहीं साथ ही साथ अब यह खबर आई है कि चाइना ने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान जो है उसका, यानी कि जो हिस्सा यहाँ पड़ता है इस वाले हिस्से में,
उसने अपने आप पूरी ऑल ओवर चाइना की जो फोर्सेस थी वो मंगा मंगा के यहाँ पर सेट करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं चाके जो चाइना का रुख है, चाइना का रुख पूरा पूरा इस प्रकार से लग रहा है कि वह युद्ध की स्थिति पूरी पूरी बनाना चाहता है। लेकिन भारत जो है वो कहीं ना कहीं शांति प्रिय देश है, हम मध्यस्थता को प्रायोरिटी देते हैं, हम युद्ध की तरफ कभी नहीं जाते। तो भारत के पूरे पूरे प्रयास हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन जो स्थितियां हैं वो युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। तो पता लगा है कि अब कल रात के बाद से चाइना ने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर अपने सारी फोर्सेस बुला ली है, जिसके अंदर उन्होंने लाइव फायर ड्रिल की है, साथ ही साथ मिसाइल प्रशिक्षण कर रात को उन्होंने कर लिया है। वहीं इन्होंने सबको बुला लिया है, सारी फोर्सेस हैं जिसके अंदर एयर डिफेंस, सशस्त्र वाहन, पैराट्रपर्स और स्पेशल फोर्सेस, सेंट्रल थिएटर कमांड, एयर फोर्सेस, यह सभी चीजें वहां शामिल कर ली गई हैं, सबको वहां बुला लिया गया है। साथ ही साथ HJ-10 एंटी टैंक मिसाइलें भी अब यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक सी होती जा रही है अगर इन चीजों को ध्यान में देखें तो। साथ ही साथ इन चीजों को बनाना जो चाइना ने काम करा है वो HC बॉम्बर, H6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पे लगा दिया है और उसका सफल परीक्षण भी इसने कर लिया है। तो स्थिति हो गई है बहुत ज्यादा खराब, मामला कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि निपट पाए। वहीं भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों ने आपस में वार्ता तो कर ली है, वहीं कहीं ना कहीं उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि संबंध मधुर होंगे, लेकिन यह परिस्थिति को देख करके कहीं से भी उम्मीद नहीं की जाएगी कि संबंध मधुर हो सकते हैं। तो यह सारी की सारी जो स्थिति है तत्कालीन स्थिति है। कहीं ना कहीं जो चाइना के जो प्रोपेगेंडा अखबार है यानी कि ग्लोबल टाइम्स है, और जो वहाँ का टेलीविजन है यानी कि CCTV यानी कि चाइना सेंट्रल टेलीविजन, उसकी स्थिति में मामला और ज्यादा बदल गया है। यह लोग कहीं ना कहीं चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से ये मामला और ज्यादा अब बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो रहे हैं। अगर इन दोनों देशों को देख करके हम थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझें, क्योंकि जो हम इंटरनेशनल रिलेशन समझेंगे वो हमें इंटरनेशनल रिलेशन शुरू से लेकर के अब तक के हमेशा के देखने पड़ते हैं। भारत और चाइना के बीच में अगर सकारात्मक संबंध बताए जाए तो सकारात्मक संबंध है तो कम, लेकिन जो भी है ठीक है, उनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। जैसे कि भारत और चाइना के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता रहा है हमेशा से वो बहुत अच्छा रहा है। दरअसल सन 1978 में चाइना के अंदर देंग शियांगओपेन ने ओपन डोर पॉलिसी अप्लाई कर दी थी। ओपन डोर पॉलिसी से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ओपन डोर पॉलिसी के तहत चाइना ने प्लान अपनाया कि आप हमारे साथ व्यापार करो, अपना सामान लाओ, हमारे यहाँ बेचो, कोई मना नहीं करेगा। उसी के साथ हम भी लेकिन अपना सामान ला करके आपके बाजारों में बेचेंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपस में अपने जो बाजार थे वो एक्सचेंज करे और अपने सामान जो थे एक दूसरे के बाजार में ला करके बेचना शुरू करे। चाइना की यह पॉलिसी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को पसंद आई और पूरा दुनिया इसके अंदर शामिल हो गया। भारत को भी अच्छा लगा तो भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर मेड इन चाइना के टैक्स लगे हुए बहुत सारे सामान बिकते आए हैं। वो तो कुछ समय से जिस तरह से विवाद चलते हुए हैं तो उसके बाद से इन सभी चीजों का बायकॉट शुरू हुआ, वरना यह बहुत अच्छा रिलेशन बनाए हुए थे आपस में। वहीं कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई जगहों पर वार्ताएं हुई हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के वार्ताओं से समाधान भी निकला और दोनों देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आमतौर पर मिलते हुए आए हैं। तो यह चीजें कहीं ना कहीं इनके बीच की सकारात्मकता दर्शाती हैं। यह भी एक सकारात्मक पॉइंट ही है कि इन दोनों देशों के बीच में काफी लंबे समय से युद्ध नहीं हुआ है, वरना पहले तो ऐसा समय हुआ करता था कि लगातार युद्ध हो रहे थे। तो अब जो चीजें शांति प्रिय बनी हुई थी अब तक, यह भी कहीं ना कहीं इसके बीच सकारात्मकता को दर्शाता है। लेकिन अगर नकारात्मक संबंध गिनाया तो इतने सारे हैं कि वास्तव में क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी गिनतियां खत्म होगी ही नहीं। शुरुआत कहाँ से की जाए ये भी एक मसला है, क्योंकि दरअसल इसकी शुरुआत थी वो 1947 से ही चल रही है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और इंडियन इंडिपेंडेंस शुरू की गई थी, तो उसके बाद से ही क्या था कि भारत का ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ना, इसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। हमेशा से चाइना का यह कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है यह हिस्सा भारत का नहीं है, यह हिस्सा चाइना का है। इसको नेफा कहा जाता है, NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमेशा तक चाइना का यही दावा रहा है कि यह जो हिस्सा है यह हिस्सा चाइना का है, यह भारत का हिस्सा नहीं है, और कई बार चाइना ने इस हिस्से को हथियाने के लिए भी पूरी पूरी कोशिश की है। तो यह मुद्दा जो था ये 1947 से बना हुआ था। वहीं जब 1962 का भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो इस युद्ध के लिए भी कहीं ना कहीं नेफा को ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि चाइना जो था वो दावा पेश करता था हमेशा से इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है कि 1962 के युद्ध का यह मुख्य कारण था। वहीं कहीं ना कहीं इसके अलावा और सामरिक कारण भी जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं ये जो युद्ध था यह युद्ध उस समय लगभग 22 दिन चला था। 22 दिन चलने के बाद जाने तो खैर बहुत सारी गई, उसका कोई हिसाब आज तक दिया ही नहीं गया, क्योंकि चाइना ने और भारत ने दोनों ही तरफ से अलग अलग डाटा पेश किया। तो डाटा से अब तक कभी भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई। लेकिन ये जो युद्ध था उस समय 12 दिन तक 22 दिन चला और बहुत नुकसान हुआ। इतना ही काम खत्म नहीं हुआ, 1962 में चाइना खुद तो लड़ा
लेकिन जब 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा था, उस समय चाइना ने स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया और कहीं ना कहीं यह दिखाया कि वो भारत को पसंद करता ही नहीं है। तो 1965 वाली इस व्यवहार से भी बहुत सारी चीजें यहाँ स्पष्ट हुई भारत को लेकर के। एक बात ध्यान देने में यह भी आई है कि जब जब भारत ने परमाणु प्रशिक्षण करने की कोशिश की है, चाइना ने उस चीज को दबाने की कोशिश की है। यानी भारत में परमाणु प्रशिक्षण होता तो था, लेकिन चाइना पूरी तरह से इसका विरोध करता था। चाइना को कभी भी यह पसंद नहीं आया कि भारत एक ग्लोबल पावर बन करके उभरे और विश्व स्तर पर अपनी एक छवि बनाए। तो यहाँ पर भी लगातार चाइना का विरोध रहा है। वहीं नेफा की बात हम कर चुके हैं। नेफा लगातार भारत और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं एक बात हम यह भी देखते हुए आए हैं पिछले समय से कि भारत की सदस्यता जो बात चलती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कि सुरक्षा परिषद में भारत चाहता है कि उसको स्थायी सदस्य के रूप में जगह मिले, क्योंकि अब भारत में यह मानता है कि बहुत ज्यादा उभर चुका है और ग्लोबल पावर के रूप में अब है। लेकिन जब जब बात चली तब तब चाइना ने इस प्रस्ताव का विरोध करा है। पिछली बार हमने एक बात यह भी देखी थी कि जब सभी लोगों ने समर्थन कर दिया था, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 मेंबर्स होते हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थिति चाइना की थी जिसने इसका विरोध किया। बाकी सब कहीं ना कहीं समर्थन थे, लेकिन चाइना ने पूरी तरह से विरोध किया और भारत के जो प्रस्ताव थे उनको यहाँ नकारा। तो इस तरह से यूएनएससी का जो यह मामला यह भी बहुत ज्यादा विवादपूर्ण बना रहा और यहाँ भी चाइना ने अपना रुख स्पष्ट किया कि हम भारत को लेकर के इस पक्ष में नहीं है। तो यह सभी बहुत ज्यादा मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न कर रहे थे। अगर हम तत्कालीन कारणों को देखें तो तत्कालीन कारणों में सन 2017 से ही गलवान घाटी का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्म है भारत और चाइना के बीच में, जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। अब इसके अलावा वर्तमान में जो हमने एक नई चीज देखी है वो देखिए चाइना के बाजार को लेकर के, क्योंकि भारत के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा बाजार था और चाइना को बहुत ज्यादा लाभ भी हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत सारी हरकतों को देखते हुए भारत के अंदर चाइना का पूरा बाजार ही अब उठा दिया है। उठा किस प्रकार दिया है? पहले शुरुआत हुई थी चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के लिए, तो चाइनीज प्रोडक्ट जो थे उनको बाइकआउट किया लगातार, ठीक है, उनको बाइकआउट हो गया। अब क्या हुआ है, जो चाइना था वो एक बहुत ज्यादा धन जो कमा रहा था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से कमा रहा था, जैसे कि पबजी, टिकटॉक, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, शेयर इट वगैरह, जिनको हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चाइना इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था। तो भारत के जो मंत्री हैं, सरकार है, नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहीं ना कहीं फैसला लेकर के चाइना का ये वाला बाजार भी अब यहाँ से उठा दिया है। तो चाइना इसकी वजह से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रामक है, क्योंकि चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ झेलना पड़ रहा है। वहीं साथ ही साथ एक चीज और देखने में आई है, वो चीज है जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर वैसे तो हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच एक नकारात्मक संबंध का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि शुरुआत से ही पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना, या जो कश्मीर है, हमेशा से ही भारत में रहा और चाइना हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक रहा है। तो उसी प्रकार से एक नया रुख यहाँ भी देखने में आया। यह स्थिति पिछले साल की थी, जब जम्मू कश्मीर के ऊपर से धारा 377 को हटाया गया। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को ही दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो जब यह बात चाइना को पता लगी तो ऐसी स्थिति में चाइना ने इस स्थिति का विरोध किया, जबकि भारत जो है, भारत अपने आप में संप्रभु देश है, यानी कि हमारे को फैसले हैं कि हम अपने फैसले ले, हमारे को यह अधिकार है कि हम अपने फैसले ले सकते हैं, अपने सारे काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों राज्यों को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो ऐसी स्थिति में भी चाइना को आपत्ति हो गई और चाइना ने इसका विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो चाइना है वह लद्दाख के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वह कश्मीर को अपने हिस्से में लेना चाहता है। तो बहुत ज्यादा जो विवाद है वो जगहों को लेकर के, भूमि को लेकर के बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी पढ़ने में हमें एक चीज तो हमेशा ध्यान दी होगी, और जो बड़े बड़े विचारक रहे हैं उन्होंने भी ये बात बताई है कि जो भूमि है, भूमि को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, पद का सूचक माना जाता है, और कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है इसके पास जितनी ज्यादा भूमि होगी उसका पद उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए यह बात यहाँ भी लागू होती है, और यह सभी जो देश हैं आपस में भूमि को लेकर के विवाद उत्पन्न किए हुए हैं। वैसे तो खैर मूल रूप से देखा जाए तो यह सभी क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इस पर अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है, इसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन जो कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। शायद कहीं ना कहीं यही बात है कि जो चाइना है वह इनके ऊपर कभी भी सफल नहीं हो पाया, तो इसी वजह से उसके अंदर जो रुख है, उसका जो बिहेव है, वो धीरे धीरे और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति भारत के ऊपर से नहीं कर पा रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका का समर्थन रहता है बहुत सारे मामलों में, तो चाइना इससे भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये भी जरूरी है हमारे लिए कि हम इनके संबंधों को अच्छी तरह समझें। वहीं जो नई स्थिति बनी हुई है, नई स्थिति कुछ इस प्रकार है,
और यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा अब खतरनाक है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से युद्ध की संभावना बन गई है। सारे शस्त्र और अस्त्र अब तैयार कर लिए गए हैं चाइना के द्वारा। भारत अभी भी इस पर किसी प्रकार के युद्ध के मूड में नहीं है, इसलिए भारत ने ऐसी तैयारियां नहीं की है। लेकिन चाइना का जो यह रुख है वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने आज की क्लास के अंदर वर्तमान भारत और चाइना की क्या परिस्थितियां चल रही हैं वो जाना है, साथ ही साथ अब तक ऐतिहासिक रूप से भारत और चाइना का बिहेव किस प्रकार से रहा हमने यह भी समझ लिया है। आई होप कि आपको यह सभी मामले अब क्लियर होंगे यह सभी टॉपिक्स आपके माइंड में अब क्लियर होंगे। अगर प्रश्न आता है तो आप बना लेंगे। वैसे तो खैर उम्मीद नहीं है कि विवाद खत्म होगा, लेकिन अगर आगे भी इससे जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने लायक होगी, कोई टॉपिक डिस्कस आपके साथ डिस्कस करने लायक होगा, तो मैं वो टॉपिक लेकर के आपके बीच में ज़रूर आऊँगा और आपका ज्ञानवर्धन ज़रूर करूँगा। तो इसीलिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा और लोगों तक भी पहुँचाइए, उनको भी मौका दीजिए कि वह भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।